जय हिंद दोस्तों, मैं डॉक्टर राजीव यादव, आपका अपना शिशु रोग विशेषज्ञ। दोस्तों, अभी ये बरसात का मौसम है और अभी हाल फिलहाल में ही मैंने एक ज्वलंत मुद्दे पर जो एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस की समस्या होती है उस पर एक वीडियो बनाया था और अभी उसी से रिलेटेड एक वीडियो है जो मैं बना रहा हूँ। ये वीडियो है एलर्जिक राइनाइटिस पे, मतलब एलर्जी वाली जो खांसी होती है, सर्दी जुकाम होता है, जिसमें कि बच्चा बहुत अपनी नाक को छूता है, उसकी आंखों से आंसू आते रहते हैं, नाक जाम रहती है, नाक से पानी निकलता रहता है, बच्चा छींकता रहता है, खांसता रहता है, ठीक से सो नहीं पाता, बार बार उठता है। तो इस समस्या पे मैं आज वीडियो बनाने जा रहा हूँ आपके लिए। तो ये समस्या होती है एलर्जिक राइनाइटिस की। इसे सीजनल एलर्जी या सीजनल खांसी जुकाम भी कह सकते हैं। अब इसमें देखिए दोस्तों, दो तीन मोटी मोटी बातें मैं आपको बताता हूँ कि इसमें आप बच्चों को किस तरह से पहचानें कि उसको एलर्जी वाली खांसी हुई है। देखिए, बच्चा का जो फेस होता है ना, उसी से आप पढ़ लेंगे कि उसको एलर्जी वाली खांसी है। उसका क्या रहेगा, देखिए जो जो नेजल एला होती है ना, ये जो नाक की दोनों जो ये सिरे होते हैं, ये देखिए, इसको बोलते हैं एलानेजी। ये बहुत प्रोमिनेंट होंगे और फड़फड़ाते रहेंगे, ठीक है, क्योंकि बच्चे को डिफिकल्टी हो रही है ब्रीदिंग में, क्योंकि नाक जाम है, इसलिए बच्चा एफर्ट कर रहा है, इसलिए फड़फड़ाते रहेंगे। ये होगा। उसके बाद क्या है, बच्चा बार बार छींकेगा और क्या होगा उससे, यहाँ पे क्या होगा, उसके ना बहुत इरिटेशन सा होगा। तो इरिटेशन होगा तो बच्चा क्या करेगा, बार बार नाक रगड़ेगा, नाक को साफ करने की कोशिश करेगा, ऐसे ऐसे निकालने की कोशिश करेगा, रगड़ेगा ऐसे करके, और बार बार पोंछने की कोशिश करेगा। और बच्चे की जो आंख होती है ना, आंख के नीचे जो ये जो होता है जो कंजक्टिवा के पास वाला जो एरिया होता है, पाल्पेब्रल कंजक्टिवा वाला जो एरिया होता है, ये काला पड़ जाएगा। तो इससे ये मत सोचिए कि बच्चे को किसी चीज़ की कमी या डेफिशिएंसी है, या फिर बच्चे को एनीमिया हो गया है, या फिर बच्चा बहुत रात में पढ़ रहा है। ये बेसिकली एलर्जी की निशानी होती है, ठीक है दोस्तों। तो एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस अगर किसी बच्चे एलर्जिक राइनाइटिस अगर किसी बच्चे को है, तो उसमें आंखों के नीचे कालापन होने लगता है, जिससे आप पहचान सकते हैं कि इसको एडिनाइड बढ़े हुए हैं, इसको सर्दी जुकाम सीजनल वाली खांसी है। तो दोस्तों, ये जो सीजनल एलर्जी होती है, ये होती क्यों है? इसके दो तीन कारण है दोस्तों। एक तो मौसम में हुआ अचानक से जो तब्दीली होती है, मौसम में हुई अचानक तब्दीली। फिर उसके बाद आपके आसपास का वातावरण, जो कि काफ़ी हद तक जिम्मेदार होता है एलर्जिक राइनाइटिस के लिए, एलर्जी वाली खांसी को जुकाम के लिए। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, अगर आपके घर के आसपास बहुत ज़्यादा कचरा है, बहुत ज़्यादा फूल पत्तियां हैं, फूलों के बेसिकली ना उसमें परागकण होता है, तो जब मौसम बदलता है और तेज हवा आती है, तो ये परागकण उड़ के फिर आपके घर में, आपके पर्दों में, आपके जो किचन है वहाँ पे, आपकी दीवारों पे, और आपके जो स्टोर रूम वगैरह में जाके जमा हो जाते हैं, खिड़कियों में जाके जमा हो जाते हैं, रोशनदान में जमा हो जाते हैं। और जब पंखा चलता है ना घर में, तो क्या होता है, पंखे की हवा टकराती है इन पर्दों से, इन रोशनदान से, और वहाँ से फिर ये एलर्जन आके आपके नाक में और नसिका वेश में आके जमा होने लगते हैं। और जो बच्चे ज़्यादा एलर्जी के लिए प्रति प्रोन होते हैं, उनमें फटाफट ये साइन सिम्टम स्टार्ट हो जाते हैं, जैसे कि बहुत ज़्यादा छींक आना, खांसी आना, आंख से आंसू आना, नाक से पानी वगैरह आना, और डिस्कम्फर्ट फील करना। रात को सोते समय अचानक ऐसे बच्चे जग जाते हैं, इनकी स्लीप साइकिल डिस्टर्ब रहती है, ये बच्चे रात में ठीक से सो नहीं पाते, दिन में ज़्यादा सोते हैं और खर्राटे लेते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये है आपके आसपास का वातावरण है जो इसके लिए काफ़ी हद तक उत्तरदायी होता है। तो अपने को सबसे पहले क्या करना है, प्रिवेंशन करना है। अपने आसपास के वातावरण को हमें ठीक करना है। अपने आसपास बहुत ज़्यादा कचरा ना जमा होने दें। बच्चे के जो खेलने के सामान है, जो उसके टॉयज़ हैं, उनको सप्ताह में एक बार धो दें। बच्चे के जो खिलौने, जो वॉशेबल खिलौने हैं, उनको उसमें वॉशिंग मशीन में धो लें और सैनिटाइज कर लें। और जो बच्चे का लिविंग एरिया है, जहाँ पे प्लेइंग एरिया, जहाँ बच्चा खेलता है, उस एरिया की सफाई अच्छे से होनी चाहिए। बेस्ट होगा कि आप फ्लोर पे फिनाइल से सफाई करें और एक चटाई बिछा दें, ताकि बच्चा जो है, मतलब उस सरफेस, इन्फेक्टेड सरफेस को ना छुए। और घर में जो भी सदस्य आता है उसे हिदायत दे दें कि एक बार हैंड सैनिटाइज करके घर में प्रवेश करे, और जो घर की जो कुंडियाँ वगैरह होती हैं और जो हत्थे वगैरह होते हैं, उनको सैनिटाइज करते रहें, हर 2-2 घंटे में सैनिटाइज करते रहें बीच बीच में, अगर एलर्जी वाला मौसम आए तब, ठीक है दोस्तों। तो इससे आप काफ़ी हद तक एलर्जन को घर में आने से रोक सकते हैं। और फिर क्या करें, जैसे बच्चा जब स्कूल जाता है ना, तो उसे कहें कि एक मास्क लेता जाए बच्चा। बीच में मान लीजिए अगर कोई रास्ते से गाड़ी गुजरती है धुआं छोड़ते हुए, तो उसे मास्क का इस्तेमाल कर लेना चाहिए बच्चे को। और एक्सेसिव कंजेस्टेड प्लेसेस, जैसे कि रेलवे स्टेशन वगैरह, बस स्टैंड वगैरह, और ऐसे एरिया जहाँ पे भीड़ लगी, जैसे मार्केट वगैरह हो गए, जब वहाँ जाता है बच्चा तो मास्क का इस्तेमाल कर ले। जैसे खेलता है बच्चा ना, तो झुंड में, जैसे मान लीजिए जैसे फुटबॉल वुटबॉल खेल के आता है, कोई मैच वैच खेल के आता है, तो उसे कहें कि पहले हाथ को सैनिटाइज कर ले, अपने कपड़े उपड़े उतार दे, और एक हल्का एक गुनगुने पानी से वॉश कर ले अपने शरीर को, बाथ ले ले, नहा ले, ठीक है। इससे क्या होगा, काफ़ी हद तक आप जो एलर्जन होते हैं उनको अपने आप से दूर रख सकते हैं। और
तो दवाई बेसिकली क्या होती है इसकी, अगर बच्चा मान लीजिए 1 से 5 साल का है तो हम मॉन्टेरल से किड्स करके सिप्ला कंपनी का एक सिरप आता है वो देते हैं। दवाई की मात्रा रहती है 5 ml सुबह शाम, अगर 1 से 5 साल का बच्चा है। अगर 5 से 10 साल के बीच का बच्चा है तो दवाई की मात्रा होगी 7.5 ml सुबह शाम, और उससे ऊपर का बच्चा है तो 10 ml सुबह शाम आप दे सकते हैं। देखो ये दवाई क्या करती है दोस्तों, ये मास्ट सेल को स्टेबलाइज करती है। मास्ट सेल्स वो सेल होते हैं जो हमारे शरीर में एलर्जन पैदा करते हैं। तो अगर मास्ट सेल स्टेबलाइज हो जाएंगे तो उनका क्या डिसइंटीग्रेशन, मतलब उनका विघटन कम होगा, जैसे ब्लास्ट ऐसे फूटना कम होगा, उनको दबा के रख देती है। तो इससे क्या होगा, एलर्जन दब जाते हैं, ठीक, जिसकी वजह से बच्चा अपना रूटीन काम कर पाता है, अपनी एक्टिविटीज़ कर पाता है, दौड़ता है तो हाँफता नहीं है, अपने जैसे एग्जाम में अच्छा परफॉर्मेंस कर पाएगा, है ना, और इसके स्लीप साइकिल रेगुलराइज हो जाएगी थोड़ा। तो इससे इसके सिम्टोमेटिकली बच्चा थोड़ा बेटर हो जाएगा। अब क्या करना है अपने को, देखिए क्या है, ये तो हो गया तात्कालिक इलाज, मतलब थोड़े समय के लिए उसको राहत देगा, बट उसका परमानेंट सॉल्यूशन भी करना जरूरी है। परमानेंट सॉल्यूशन क्या है, बेसिकली जो चीज़ प्रॉब्लम कर रही है उसको जड़ से खत्म करना है, एलर्जन को जड़ से खत्म करना है। और एलर्जी, उसकी खांसी क्यों नहीं जा रही है, क्योंकि एडेनाइड बढ़ रखे हैं उसके, और नाक में जो मस्सा होता है, जो टर्मिनेट है, वो हाइपरट्रोफाइड हो गए, जिससे उसको क्या हो रहा है, दिक्कत आ रही है, वो खींच खींच के सांस ले रहा है, उसकी जो एला है वो प्रोमिनेंट हो गई है, और एक्सेसरी मसल ऑफ रेस्पिरेशन है, ये सब प्रोमिनेंट हो गई है। रात में जैसे ये सो रहा है तो ग्रेविटी की वजह से क्या फ्लूइड इधर जा रहा है, इंटरस्टिशियल एडिमा बढ़ रहा है, जिससे बार बार कंजेशन की वजह से उसकी नींद टूट जा रही है। तो अपने को क्या करना है, जो टर्बिनेट बढ़े हुए हैं इनके साइज को कम करना है। इनकी साइज को कम कैसे कर सकते हैं आप, एक स्प्रे होता है दोस्तों जिसको बोलते हैं डुओनिज नेजल स्प्रे, सिप्ला कंपनी का होता है, और एक और होता है फ्लोमिस्ट का नेजल स्प्रे। तो मैं आपको अभी फ्लोमिस्ट नेजल स्प्रे पे बताऊंगा दोस्तों। ये है फ्लोमिस्ट का नेजल स्प्रे, देखिए ये फ्लोमिस्ट का नेजल स्प्रे होता है दोस्तों, ये सिप्ला कंपनी का होता है। इसमें फ्लूटिकासोन होता है बेसिकली, ये एक इनहेलेशन स्टेरॉइड है। और इसको लेते किस तरह से मैं दोस्तों मैं आपको बताता हूँ। देखिए, अगर 1 से 10 साल का बच्चा है तो उसका एक एक पफ सुबह शाम लेना होता है। 10 साल से बड़ा बच्चा है तो 2-2 पफ सुबह शाम दोनों नाक में लेने होते हैं, ठीक है। तो देखो ये दोस्तों ऐसा होता है, दिखने में ऐसा होता है। इसमें क्या रहता है दोस्तों, नीचे में दवाई होती है, ऊपर में गैस होती है। तो अपने को क्या इसको एरोसोल फॉर्म में बनाना है। तो एरोसोल फॉर्म में बनाने के लिए इसको कैप लगाए हुए हम इसको 10 सेकंड तक ऐसे शेक करते हैं दोस्तों, ऐसे से शेक किए तो इससे क्या हुआ, जो हवा है ऊपर की और नीचे की जो दवाई है दोनों मिक्स हो गई, तो एरोसोल बन जाता है। जब हम नाक में डालेंगे तो हम एरोसोल फॉर्म में डालना है इसको। हम गलती ये करते हैं, निकाला नया नया पैकेट, उसके बाद मारना शुरू किया, फिर बोले सर आपने दवाई दी थी, बच्चा तो ठीक ही नहीं हो रहा है, कुछ असर ही नहीं हो रहा है, दवाई बदल दो ऐसा। तो देखिए दवाई किस तरह से देनी है उसकी सही विधि भी जान लीजिए दोस्तों। तो कैसे करना है दोस्तों, हमने एक नया पैकेट खोला, ये देखिए ये रहा, ये नया पैकेट दोस्तों, हमने इसमें से नया पैकेट खोला, ये देखो ये इसकी कैप होती है, ठीक है। तो अभी कैप को निकालना नहीं है, अभी इसको हमने 10 सेकंड शेक कर लिया। तो इससे क्या होगा, जो फ्लूइड होगा वो एयर दोनों मिक्स हो गया, अब एरोसोल बन गया। अब इसको क्या करना है दोस्तों, से कैप खोल लेना है। अगर आप नई बोतल खोल रहे हैं तो उसके क्या करना है, 2 पफ डिस्कार्ड करने होते हैं। देखो नई बोतल मैंने खोले इसके, ये देखो 2 पफ हमने डिस्कार्ड कर दिए दोस्तों। अभी क्या करेंगे, इसको नाक में ऐसे सीधा नहीं लेंगे, ये देखिए जैसे मैं हूं ना, तो नाक में सीधा नहीं लूंगा, मैं नाक की दीवारों की तरफ लूंगा। देखिए दोस्तों मेरे को ध्यान से देखिएगा, देखिए मैंने किया, ये देखिए टिल्ट कर दिया दोस्तों मैंने, देखो ऐसे नहीं लेना है दोस्तों, आपको लेना ऐसे है, नाक की दीवारों की तरफ लेना है। क्यों दोस्तों, क्योंकि दीवारों में क्या होता है, कुछ नसें होती हैं जो कि इस दवाई को उस जगह पे पहुंचाती है जहां इसे पहुंचना जरूरी है। हम गलती यही करते हैं, हम सीधा ले लेते हैं, ऐसे ऐसे करके इधर मारा, और फिर करते क्या है, उसको सुरुक लेते हैं, मतलब अंदर डिग्लूट कर लेते हैं अंदर ही, ऐसे करके, तो क्या दवाई पूरी अंदर चले जाती है। अपने को क्या करना है, जैसे हमने ऐसे लिया, ऐसे देखो ऐसे करके देखो, जैसे मैं अपने मार के बता रहा हूँ, ये देखो ये मैंने मारा। अब मैं 10 सेकंड तक सांस लूंगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हो गया। उसके बाद फिर मैं दूसरी नाक में ऐसे लेने के पहले क्या करूंगा, फिर शेक करूंगा, क्योंकि अभी मैंने इसको एरोसोल बनाना है, ठीक है। तो इसके लिए 10 सेकंड फिर मैं शेक करूंगा इसको, ऐसे किया, दूसरी नाक में गया, ऐसे सीधा घुसा के थोड़ा टिल्ट करना है दोस्तों, ये देखो टिल्ट कर दिया है, देखो दिख रहा है दोस्तों। फिर ऐसे करके मारूंगा दोस्तों, फिर मैं हटा लूंगा इसको, कैप लगा दूंगा, 10 सेकंड काउंट करूंगा, 1 2 3 4 5 6, ऐसे करके 10 तक काउंट करूंगा दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, तो 1 से 10 साल का, जो 1 से 10 साल का बच्चा है उसके लिए 1-1 पफ सुबह शाम, और 10 साल से बड़ा बच्चा है तो दोस्तों उसके लिए 2-2 पफ सुबह शाम। और ये दोस्तों इसको ऐसा नहीं है कि 3-4 दिन में बच्चा ठीक हो जाएगा, इसमें पूरा ठीक होने में बच्चे को 3 से 6 महीने का समय लग सकता है। और जो सावधानियां मैंने बताई हैं आपको बरतने के लिए, वो सब आपको बरतना है। और तो दोस्तों जो मैंने जानकारी दी
मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ रही होंगी। मैं चाहता हूँ दोस्तों कि ये जो सारी जानकारियाँ हैं मैं आपको ईजीएस्ट वे में दूँ, एकदम जैसे कि आप मेरे साथ ओपीडी में बैठे हैं, मैं आपके साथ इंटरेक्शन कर रहा हूँ, आपकी समस्याएं सुन रहा हूँ और आपको बता रहा हूँ। तो वैसा ही दोस्तों मान के चलिए, मेरे से आप तो अपना कोई भी डाउट शेयर कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, तंदुरुस्त रहिए और अपने बच्चे का ख्याल रखिए। वाई बिकॉज का बच्चा आपका सब कुछ है दोस्तों। जानते हो जब आप बूढ़े होते हैं ना तो आपको लगता है कि कोई तो हो जो मेरा साथ दे, तो बच्चा याद आता है। तो इसलिए आप अपने बच्चे का ध्यान रखिए क्योंकि बच्चा आपका भविष्य है। हर व्यक्ति धरोहर के रूप में देखता है अपने बच्चे को कि आगे चल के यही मेरा सहारा बनेगा। वो गाना आपने सुना है ना कि आज उंगली थाम के मेरी तुझे मैं चलना सिखलाऊं, कल हाथ पकड़ना मेरा जब मैं बूढ़ा हो जाऊं। तो दोस्तों ऐसी ही और चीज़ें मैं लेके आपके सामने उपस्थित होता रहूँगा। ऐसी ही और ज्ञानवर्धक जानकारियाँ और अच्छे अच्छे वीडियो लेकर आपके सामने उपस्थित होता रहूँगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। शब्बा खैर, जय हिंद।